हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से हल करने वाले हैं एक नया प्रैक्टिस सेट, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रश्नों पर आधारित है। इसको करने के बाद आप देखिएगा आपके कितने प्रश्न सही होते हैं और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। ये हिंदी टीजीटी, पीजीटी, नेट सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, आपके ये बहुत काम आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन हैं, ये बताइएगा। हिंदी भाषा की अन्य पुस्तकें हैं हिंदी भाषा हरदेव बहारी जी की, भाषा विज्ञान भोलानाथ तिवारी जी की, विवेक शंकर जी की भी बुक आती है हिंदी भाषा पर। तो इस प्रश्न में हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। उदय नारायण तिवारी द्वारा लिखित पुस्तक है हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई है। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव के विषय में यह कथन किसका है? आपको यह कथन जिस साहित्यकार का है उसका नाम बताना है। ऑप्शन है ए रामकुमार वर्मा, बी धीरेन्द्र वर्मा, सी राहुल सांकृत्यायन, डी मिश्र बंधु। इन चारों में से सिद्ध साहित्य के उद्गम से संबंधित, प्रारंभ से संबंधित ये जो कथन है, ये किसने दिया है? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। धीरेन्द्र वर्मा, राहुल सांकृत्यायन सभी ने सिद्ध साहित्य के ऊपर कुछ न कुछ कहा है, परंतु यहाँ पर ये कथन हो जाएगा रामकुमार वर्मा जी का। और ये हम सभी जानते हैं कि सिद्ध साहित्य जो है, सिद्ध जो मत है, वो बौद्ध धर्म से ही निकला है। अगला प्रश्न है, नेमिनाथ चरियु काव्य के रचयिता हैं? ऑप्शन ए जिनि पद्म सूरि, बी राजशेखर सूरि, सी विनय चंद्र सूरि, डी हरिभद्र सूरि। नेमिनाथ चरियु काव्य के रचयिता कौन है, ये आपको ऑप्शन में से बताना है। नेमिनाथ के नाम से कई काव्य आदिकाल में रचे गए, उन्हीं में से एक है नेमिनाथ चरियु। नेमिनाथ नाम से आपको 4 ग्रंथ आदिकालीन साहित्य में देखने को मिलते हैं, जिनमें से एक है नेमिनाथ रास, जिसकी रचना लगभग 1213 ईस्वी के आसपास बताई जाती है और ये सुमति गणी की रचना है। एक अन्य ग्रंथ है नेमिनाथ चौपई। नेमिनाथ चौपई की रचना विनय चंद्र सूरि द्वारा की गई है। और फिर तीसरा ग्रंथ है नेमिनाथ फागु। नेमिनाथ फागु की रचना जो है राजशेखर सूरि द्वारा की गई है, जिसमें कि ये 1350 की रचना मानी जाती है, जिसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह की घटना का चित्रण है। और यहाँ पर दी हुई है चौथी रचना नेमिनाथ चरियु। तो आप जान चुके होंगे कि राजशेखर सूरि नेमिनाथ फागु के रचयिता हैं, विनय चंद्र सूरि नेमिनाथ चौपई के रचयिता हैं और हरिभद्र सूरि नेमिनाथ चरियु के रचयिता हैं। नेमिनाथ नाम से आपने 4 रचनाएं देखी, ये ध्यान रखिएगा। और एक जैसे नामों वाली रचनाओं में कंफ्यूजन होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं, तो ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दामोदर दास किस संप्रदाय से संबंधित हैं? ए बल्लभ संप्रदाय, बी राधा वल्लभ संप्रदाय, सी निम्बार्क संप्रदाय, डी चैतन्य संप्रदाय। दामोदर दास किस संप्रदाय से संबंधित हैं? भक्ति काल की जो धाराएं हैं, उसमें से कृष्ण काव्य धारा में जो संप्रदाय हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। आपको बताना है कि दामोदर दास नाम के जो भक्त हैं, जो कवि हैं, वो किस काव्य धारा से संबंध रखते हैं।
क्या ये बल्लभ संप्रदाय से संबंधित हैं, राधा बल्लभ संप्रदाय से संबंधित हैं, निम्बार्क या फिर चैतन्य संप्रदाय से संबंधित हैं? बल्लभ संप्रदाय के जो कवि हैं उनसे आप भली भांति परिचित होंगे। अष्टछाप के कवि जो जितने भी हैं वो सब बल्लभ संप्रदाय से संबंधित हैं। चैतन्य संप्रदाय के एक प्रमुख कवि हैं गदाधर भट्ट। निम्बार्क संप्रदाय से संबंधित हरिव्यास देव जी, और हरिव्यास देव जी की एक प्रसिद्ध रचना है महावाणी। तो यहाँ पर दामोदर दास जी हो गए हैं राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मलूक परिचयी किसकी रचना है? ऑप्शन ए योगी राज नानक, बी सुंदरदास, सी धर्मदास, डी मथुरादास। मलूक परिचयी जो कि मलूक दास की है, मलूक दास से संबंधित है, वह किसने लिखी है या किसने उसकी रचना की है? 4 नाम दिए हैं यहाँ पर, योगी राज नानक, सुंदरदास, धर्मदास और मथुरादास। इनमें से आपको बताना है कि मलूक परिचयी की रचना किसने की है। मलूक दास की एक प्रसिद्ध पंक्ति है, आपको याद होगी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो यहाँ पर सुंदरदास जो हैं वो दादू दयाल के शिष्य हैं। धर्मदास कबीर दास से संबंधित हैं, उनके शिष्य हैं। यहाँ पर मथुरादास मलूक दास के शिष्य हैं। मथुरादास मलूक दास के शिष्य हैं और इन्होंने ही मलूक परिचय की रचना की है। और रही बात योगीराज नानक की, तो ये भी मलूक दास के शिष्यों में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अनलहक मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा किसने की? ऑप्शन ए जायसी, बी मंसूर, सी अमीर खुसरो, डी कबीर। मैं ही ब्रह्मा हूँ जो कि अद्वैत वेदांत के अहम ब्रह्मास्मि के बहुत निकट है, इस प्रकार की घोषणा किसने की? ये आपको बताना है। वो नाम कौन सा है? जायसी, मंसूर, अमीर खुसरो या कबीर? अनलहक मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा करने वाले हैं मंसूर। सूफी का जो दर्शन है तसव्वुफ पर आधारित है, तो उस तसव्वुफ के प्रवर्तकों में ये माने जाते हैं, प्रवर्तकों में मंसूर आते हैं। तो इन्हीं ने अनलहक मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा की थी। ये एक सूफी विचारक थे जिनको कि 1922 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़, ये कथन किस आलोचक का है? जायसी का जो श्रृंगार वर्णन है उसमें मानसिक पक्ष प्रधान है जबकि शारीरिक गौड़ है, ये कथन किस आलोचक का है? ये बताना है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बी विजयदेव नारायण शाही, सी रामपूजन, डी श्याम मनोहर पांडे। इन चारों में से ये कथन किसका है? जायसी के विषय में ये कथन कहने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल जी। जायसी की जो रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम इत्यादि हैं, ये आप जानते होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? ऑप्शन ए जायसी, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी नंददास। भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत छोड़कर भी संस्कृत का प्रयोग नहीं किया, फिर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया? संस्कृत में रचना नहीं की है, फिर भी संस्कृत की जो शास्त्रीय परंपरा है उसका निर्वहन किया अपने काव्य में। तो वो कौन है? ऑप्शन ए जायसी, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी नंददास। इन चारों में से आपको बताना है। संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन करने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास। इन्होंने संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है, इसीलिए तुलसी की अवधि संस्कृत निष्ठ अवधि कही जाती है, जबकि जायसी की अवधि ठेठ अवधि कही जाती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कर्म योग पुनि ज्ञान उपासन सबही भ्रम भरमायो, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन ए कबीर, बी तुलसीदास, सी नंददास, डी सूरदास।
दी हुई पंक्ति किस कवि की है, यह आपको बताना है। कर्मयोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो। ये पंक्ति सूरदास जी की है, जबकि देखने में कबीरदास जी जैसी प्रतीत हो रही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सर्वांग या विविधि काव्यांग निरूपक आचार्य कौन नहीं है, ये आपको बताना है, कौन नहीं है। सर्वांग या विविध काव्यांग निरूपक आचार्य कौन नहीं है। ऑप्शन ए तोष, बी प्रताप शाही, सी सोमनाथ, डी भिखारीदास। इन चारों में से जो सर्वांग निरूपक आचार्य नहीं है वो ऑप्शन आपको चूज करना है। भिखारीदास की रचना है काव्य निर्णय, सोमनाथ की है पीयूष प्रवाह, प्रताप शाही की काव्य विलास, व्यंग्यार्थ, कौमुदी आदि, और तोष की रचना है सुधा निधि। तो इसमें इन चारों में से तोष ही ऐसे कवि हैं जो केवल रस निरूपक हैं और अन्य काव्यांग निरूपक नहीं हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णन में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। उक्त कथन किसका है। ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी मिश्र बंधु, सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डी डॉक्टर नगेंद्र। ऊपर दिया हुआ कथन इन चारों साहित्यकारों में से किसका है, चारों इतिहासकारों में से किसका है। कथन एक बार फिर देख लेते हैं। आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अमुक अमुक विषयों के वर्णन में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। ये कथन किसका है। ये कथन है मिश्र बंधु का, जिनकी पुस्तक है मिश्र बंधु विनोद, जिसका की प्रकाशन हुआ था 1913 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है। ऑप्शन ए हरिऔध, बी सियाराम शरण गुप्त, सी मैथिली शरण गुप्त, डी श्रीधर पाठक। इन चारों कवियों में से पारिजात नामक जो महाकाव्य है वो किसके द्वारा रचा गया है, ये आपको बताना है। पारिजात नामक महाकाव्य किसके द्वारा रचित है। हरिऔध के द्वारा, सियाराम शरण गुप्त द्वारा, मैथिली शरण गुप्त द्वारा या श्रीधर पाठक द्वारा। पारिजात नामक महाकाव्य जो है, जिसका प्रकाशन 1937 ईस्वी में हुआ था, ये महाकाव्य हरिऔध के द्वारा रचित है। और फ्रेंड्स, आपको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, गणपति चंद्र गुप्त ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। प्रिय प्रवास लिखने के कारण, जो कि आधुनिक काल खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, उसको लिखने के बाद गणपति चंद्र गुप्त ने इनको आधुनिक काल का सूरदास कहा है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है। ऑप्शन ए अध्यात्म चिंतन, बी रेणुका, सी दिल्ली, डी नीम के पत्ते। इन चारों रचनाओं में से वो रचना आपको बतानी है जो कि दिनकर जी की नहीं है। दिनकर जी की रचनाएं रेणुका, दिल्ली, नीम के पत्ते, ये सभी दिनकर जी की रचनाएं हैं, जबकि अध्यात्म चिंतन जो है दिनकर जी की रचना नहीं है। दिनकर जी की कुरुक्षेत्र जो कि एक प्रसिद्ध रचना है, उसको आधुनिक काल की गीता कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है। प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने माना है। ऑप्शन ए बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी इलाचंद जोशी। इनमें से छायावाद का जनक प्रसाद जी को किसने माना है। प्रसाद जी को छायावाद का जनक मानने वाले हैं इलाचंद जोशी जी। इलाचंद जोशी ने ही प्रसाद को छायावाद का जनक माना है, जबकि आचार्य शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। अगला प्रश्न है, बाघ नामक प्रसिद्ध कविता किसकी है।
ऑप्शन ए नागार्जुन, बी प्रेमचंद, सी केदारनाथ सिंह, डी भगवती चरण वर्मा। बाघ नामक जो प्रसिद्ध कविता है वो निम्न में से किसकी है? नागार्जुन की है, प्रेमचंद की है, केदारनाथ सिंह की है, भगवती चरण वर्मा की है। बाघ नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता हैं केदारनाथ सिंह जी। इन्हीं की ये कविता है। अभी बिल्कुल अभी जमीन पक रही है, अकाल में सारस, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं केदारनाथ सिंह जी की। अगला प्रश्न है, निम्न में से मंगलेश डबराल की रचना है? ऑप्शन ए आवाज एक जगह है, बी भूखंड तप रहा है, सी बोधि वृक्ष, डी जलते हुए वन का बसंत। निम्न में से मंगलेश डबराल की रचना जो है वो आपको बताना है। आवाज एक जगह है, भूखंड तप रहा है, बोधि वृक्ष, जलते हुए वन का बसंत। इनमें से मंगलेश डबराल की रचना आपको चूज करनी है। जलते हुए वन का बसंत दुष्यंत कुमार की रचना है। बोधि वृक्ष गंगा प्रसाद विमल की है। भूखंड तप रहा है चंद्रकांत देवतले का। तो क्या बचा है? आवाज एक जगह है। ये मंगलेश डबराल जी की रचना है। इनकी एक प्रसिद्ध रचना आपको याद होगी जो है पहाड़ पर लालटेन। अन्य रचनाएं हैं घर का रास्ता, हम जो देखते हैं आदि। ये मंगलेश डबराल की अन्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कहाँ करुणानिधि केशव सोए भारतेंदु की किस रचना की पंक्ति है? कहाँ करुणानिधि केशव सोए, इसके आगे की है जागत नाहि अनेक जतन करे भारतवासी रोए। ये जो पंक्ति है भारतेंदु की, ये किस रचना की है? उनकी किस रचना में ये मिलती है? ऑप्शन ए अंधेर नगरी, बी रत्नावली, सी भारत दुर्दशा, डी नील देवी। इन चारों रचनाओं में से किस रचना की पंक्ति है? भारतेंदु की जो रचना है नील देवी, उसी की ये पंक्ति है कहाँ करुणानिधि केशव सोए। अगला प्रश्न है, अग्निलीक नाट्य कृति के रचनाकार हैं? ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण लाल, बी सेठ गोविंद दास, सी भारत भूषण अग्रवाल, डी नरेश मेहता। अग्निलीक जो नाट्य कृति है उसके रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। लक्ष्मी नारायण लाल हैं, सेठ गोविंद दास हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं या नरेश मेहता हैं? तो अग्निलीक नामक जो कृति है उसके रचयिता हैं भारत भूषण अग्रवाल जी। भारत भूषण अग्रवाल की अग्निलीक नामक जो कृति है ये राम के चरित्र पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटे निम्न में से किस कथाकृति के पात्र हैं? ऑप्शन ए रानी केतकी की कहानी, बी वामा शिक्षक, सी भाग्यवती, डी देवरानी जेठानी की कहानी। पार्वती, सुखदेई, दौलतराम और छोटे निम्न में से किस कथाकृति के पात्र हैं यह आपको बताना है। पार्वती, सुखदेई और दौलतराम ये देवरानी जेठानी की कहानी नामक जो उपन्यास है उसके पात्र हैं। और ये पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखित उपन्यास है। भागवती आप जानते हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी का, वामा शिक्षक ईश्वरी प्रसाद और कल्याण राय का, रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां का है। अगला प्रश्न देखते हैं, मैत्रेयी पुष्पा के किस उपन्यास में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है? ऑप्शन ए चाक, बी झूलानट, सी अलमा कबूतरी, डी इदम नमम। ये चारों उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा के दिए हुए हैं। इनमें से वह उपन्यास आपको बताना है जिसमें ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का वर्णन हुआ हो। चाक नामक जो उपन्यास है मैत्रेयी पुष्पा का, इसी में ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का वर्णन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ऑप्शन ए ऋषिकेश सुलभ, बी प्रदीप जायसवाल, सी सत्यकेतु विद्यालंकार, डी डॉक्टर धर्मवीर। इन चारों लेखकों में से वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ये कहानी है ऋषिकेश सुलभ की। ऋषिकेश सुलभ की ये कहानी है जिसका नाम है वध स्थल से छलांग। इसके अलावा इनका एक अन्य कहानी संग्रह भी मिलता है
जिसको कहते हैं तूती की आवाज़। तूती की आवाज़ नामक इनका एक अन्य कहानी संग्रह भी है। अगला प्रश्न है, लंका की एक रात के निबंधकार कौन हैं? ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र, बी कुबेरनाथ राय, सी बालकृष्ण भट्ट, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पर लंका की एक रात के निबंधकार दिया गया है, तो ये निबंध है जिसका नाम है लंका की एक रात। अन्यथा अगर ये विधाओं की दृष्टि से पूछा जाता तो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता और आप इसमें कंफ्यूज हो सकते थे कि ये किस विधा की रचना है। तो ये बताइए कि ये निबंध किसका है? विद्यानिवास मिश्र का है, कुबेरनाथ राय का है, बालकृष्ण भट्ट का या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है? ये निबंध है कुबेरनाथ राय जी का। कुबेरनाथ राय जो कि एक ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और एक रसधर्मा निबंधकार कहे जाते हैं, उन्हीं का निबंध है लंका की एक रात। इनका शुरुआती दौर का एक निबंध संग्रह है प्रिया नीलकंठी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा है? ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, बी नरेश मेहता, सी राहुल सांकृत्यायन, डी अज्ञेय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना किसने लिखा है, इसकी आलोच्य कृति है, ये आपको बताना है। और रामविलास शर्मा जो हैं एक मार्क्सवादी आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ त्रयी में आते हैं। अज्ञेय को प्रयोगवाद का जनक माना जाता है। तो ये कृति जो है ये है रामविलास शर्मा जी की। इनकी अन्य कृतियां हैं प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, प्रेमचंद और उनका युग, निराला की साहित्य साधना आदि, ये सब इन्हीं की कृतियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन्होंने जीना जाना नामक जीवनी किसके द्वारा लिखित है? जिन्होंने जीना जाना जो जीवनी विधा की रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए प्रभाकर माचबे, बी श्री राम शर्मा, सी हरिशंकर परसाई, डी जगदीश चंद्र माथुर। तो ये जीवनी लिखित है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा, जिनकी अन्य कृतियां हैं भोर का तारा, कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, ये सब इन्हीं की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, सन 42 के संस्मरण किसकी कृति है? ऑप्शन ए पद्म सिंह शर्मा, बी श्री राम शर्मा, सी मनमथ नाथ गुप्त, डी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। सन 42 के संस्मरण किसकी कृति है? सन 42 के संस्मरण जो हैं वो श्री राम शर्मा की कृति है, जिनको शिकार साहित्य के लिए भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे के प्रश्नों को देखते हैं अगले वीडियो में, अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और आपको यहाँ से उपयोगी जानकारी ही हमेशा मिलेगी। उपयोगी और ऑथेंटिक जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। तो जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे या कोई सुझाव आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर किया करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बेहतर से बेहतरीन तैयारी अपने पेपर के लिए करते रहिए। धन्यवाद।